स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। सीटों का सस्पेंस खत्म हुआ। पीडीपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कश्मीर के 3 नशिस्तों पर खड़े कर रहे हैं उम्मीदवार। अनंतनाग राजौरी से महबूबा मुफ्ती लड़ेंगी इंतखाब। जी हां, महबूबा मुफ्ती खुद लड़ेंगी। अनंतनाग की सीट पर चुनाव लड़ेंगी और श्रीनगर सीट से वहीद रहमान परा हुए उम्मीदवार, जबकि शुमाली कश्मीर यानी बारामूला से फयाज अहमद मीर को बनाया गया है लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार। तो खासतौर से जम्मू कश्मीर में जो INDIA यानी जो इंडिया इत्तेहाद है, जो इंडी अलायंस है, उस अलायंस का शिराजा बिखर गया है। जम्मू में तो कुछ हद तक ये चीजें बात समझ में आ रही है, लेकिन कश्मीर डिवीजन में NC ने पहले ही ये कह रखा था कि वो तीनों सीटों पर उम्मीदवार NC अपने उम्मीदवार उतारेगी। वो किसी इत्तेहादी जमात को कोई सीट देने को तैयार नहीं है। इसके बाद से काफी तीखी नोकझोंक शुरू हो गई थी NC और PDP में, लेकिन उसके बाद पीडीपी ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह इशारा, हालांकि पीडीपी की तरफ से पहले से भी दिया जा रहा था, और आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह ऐलान कर दिया कि कश्मीर के तीनों सीटों पर पीडीपी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग सीट से खुद चुनावी मैदान में उतर रही हैं, जबकि 2 और सीट पर पीडीपी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। श्रीनगर सीट से वहीद रहमान पर्रा और शुमाली कश्मीर यानी जो बारामूला की सीट है उससे फयाज अहमद मीर को उम्मीदवार बनाया गया है। यानी सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि कश्मीर में इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज नहीं है। इंडिया अलायंस के तहत 3 पार्टियां थी, NC यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी। तो कांग्रेस ने भले ही अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान न किया हो, लेकिन NC इस बात पर बजिद है कि वो तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, और पीडीपी ने तो तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर ही दिया है। हालांकि पीडीपी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जम्मू में कांग्रेस को पीडीपी का समर्थन हासिल होगा। जम्मू में पीडीपी का कोई उम्मीदवार नहीं होगा, लेकिन कश्मीर में यानी वादी कश्मीर में NC भी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही होगी, वहीं पीडीपी भी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही होगी। तो कश्मीर में यानी वादी कश्मीर में शिराजा बिखर गया है इंडी अलायंस का। अनंतनाग राजौरी सीट से अपनी सदर महबूबा मुफ्ती को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। उसके बाद जो सेंट्रल श्रीनगर वाली सीट है उस पर हम अपने नौजवान वहीद रहमान पर्रा को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। उसके बाद नारथ वाली सीट बारामूला सीट जो है उससे हम फयाज अहमद मीर को इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। इंडिया अलायंस को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि जो पूरे मुल्क के जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, जिस तरह आईन की धज्जियां दिन ब दिन उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह पूरे मुल्क में एक बहुत ही मुश्किल किस्म का, खतरनाक किस्म का माहौल बना हुआ है, जहां माइनॉरिटीज के साथ दिन दहाड़े जो है उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, महंगाई हो गई है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम उस पार्टी को, उस अलायंस को साथ देंगे जो जम्मू कश्मीर के जो हमारे हालात हैं उसको भी मद्देनजर रख के आगे चल के जो है सही फैसले ले सके। तो यहां भी हमने कोशिश की थी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि हम यहां मिलजुल के चलें, और इसके लिए मैंने पहले से अंत तक कोशिश की। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बॉम्बे में भी मैंने यही कहा कि हमारे जो फैसला जो जम्मू कश्मीर की सीट्स का होगा वो फारूक साहब करेंगे, और हमें उनके फैसले से गिला नहीं है कि वो 3 सीटें लड़ना चाहते हैं, हमें उससे गिला नहीं। मुझे गिला ये है कि उन्होंने हमें पूछना भी गवारा नहीं समझा, हमारी राय लेना भी गवारा नहीं समझा, और बजाय इसके कि हमें बुला के अपनी जगह ये फैसला सुनाते, पब्लिकली इसको अनाउंस किया, जिसकी वजह से हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। क्योंकि हमारा वर्कर बहुत ही ज्यादा मायूस और डिमोरलाइज हो गया जब उसको ये बताया गया कि तुम्हारी पीडीपी की जमा खत्म हो गई है, इसका कहीं नामो निशान नहीं है। तो आज आप सब जानते हैं कि जो
साउथ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें कश्मीरी, मेरे गुजर भाई, मेरे पहाड़ी भाई, हमारे हिंदू लोग जो राजौरी के इलाके, नौशहरा के इलाके, मैं सबको गुजारिश करूंगी, मेरी सबसे गुजारिश होगी कि इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। खासकर 370 को गैर आईनी तौर से खत्म करने के बाद जो हमारे हालात हुए हैं, जम्मू कश्मीर बिलखुसूस कश्मीर वादी एक जेल की सूरत इख्तियार कर चुका है। यहाँ बात नहीं कर सकता है, यहाँ आप दिन रात जो है अलग अलग एजेंसीज के छापे डाले जाते हैं, जर्नलिस्ट बात नहीं कर सकता है, लोगों के पासपोर्ट बंद है, नौकरी अगर किसी को मिलती भी है तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, उसको इसलिए नौकरी नहीं दी जाती कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार मिलिटेंट था। तो बड़ा बड़ा मुश्किल माहौल है। तो ऐसे में बात करना बड़ा मुश्किल, बात करना ही जुर्म बन गया है। अगर कोई बात करता है तो वो उसको समझा जाता है ये कोई एंटी नेशनल काम कर रहा है। आपने देखा कि हमारी बिजली का क्या हाल है, मीटर लगे हैं, इतनी बिजली फीस 10 गुना होगी, बिजली कहीं नहीं, मगर उसका भी लोगों को इतना बड़ा बोझ डाला गया। तो ऐसे में मुझे लगता है कि किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। तो पिछले 5 साल से भी हमने कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के जो मुसीबत ज़दगान हम लोग हैं, हम सभी लोग हैं, क्योंकि मैंने भी वो सहा जो एक आम इंसान ने सहा। बंद भी हो गए, पीएसए भी लगा, पासपोर्ट भी बंद किया गया, घर से भी निकाला गया, ईडी ने भी बुलाया, और यहाँ वहीद रहमान परा है। मेरे ख्याल में अगर कश्मीरी नौजवान को देखना हो कि उसने क्या क्या सहा, खासकर 2019 के बाद, तो मुझे लगता है वहीद रहमान परा से कोई बड़ी बेहतर मिसाल नहीं हो सकती है। जेल रहा, टॉर्चर इसने सहा, इसके फादर को इसके गम में कैंसर हो गया, इसको उसके साथ बॉम्बे जाने नहीं दिया उसके इलाज के लिए। इसका भांजा दिल्ली में मौत और जिंदगी कश्मकश में था, उसको वहां जाने नहीं दिया। तो मुझे लगता है ये हमारे घर घर की ट्रेजेडी है, क्योंकि इस वक्त जो हमारे हजारों की तादाद में नौजवान मुल्क के दूसरे जेलों में है, वो कोई भी उनमें से और पीडीपी के तर्जुमान मोहित भान का कहना है कि पार्टी अनंतनाग में किसी से मुकाबला नहीं कर रही है, बल्कि हमारा मुकाबला खुद से है। गुलाम नबी आजाद अनंतनाग से नहीं है, जैसा कि उनका कहना था कि वो अनंतनाग से है ही नहीं। उन्होंने दावा किया कि पीडीपी लोकसभा इंतखाबात में जीत हासिल करेगी। इस वक्त हमारे साथ पीडीपी के स्पोक्स पर्सन मोहित भान जी मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहित भान जी, सियासी गलियारों में जो 3 नामों की बात चल रही है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही 3 नाम सामने आएंगे या फिर कुछ चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं? देखिए, अगर मैं वो नाम पहले ही बता दूं तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फायदा क्या है ना? फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब रह गया? तो थोड़ी देर के अंदर पार्टी प्रेसिडेंट है, बाकी सीनियर लीडरशिप है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर्स हैं, इन सारे जो अटकलें बड़े टाइम से लगाई जा रही हैं, इन अटकलों को एड्रेस करेंगे, उसके ऊपर जवाब देंगे। और जो भी हमारे पार्लियामेंट के कैंडिडेट्स होंगे उनके नाम अभी आधे घंटे में जो है वो डिस्क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि अगर महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से उठती हैं, तो क्या लगता है आपको अनंतनाग की जो सीट है और जिस तरीके से एनसी के कैंडिडेट हैं, खुद गुलाम नबी आजाद हैं, क्या लगता है किस तरीके का मुकाबला होगा? देखिए, पहले तो आजाद साहब अनंतनाग के हैं ही नहीं, है ना? वो चिनाब वैली से आके पीर पंचाल में लगने, वो तो किराए के कैंडिडेट पहले ही वहां पे हैं। तो बट लेकिन चुनावी टक्कर है, बहुत सारी जेरीमेंडरिंग है, बहुत सारा तोड़फोड़ मौजूदा हुकूमत के द्वारा वहां पे किया गया है, ताकि पीडीपी जो है उस सीट से आउट रहे और किसी तरीके से बीजेपी अपने या अपने उनकी ए टीम बी टीम जो भी हैं वो वहाँ इनरोड्स बनाए। बट लेकिन लोग जो हैं वो बड़े बखूबी इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे कैंडिडेट को तोड़ मरोड़ के वहाँ पे लाया जा रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में लाया जा रहा है लड़ने के लिए। और मैं समझता हूँ जैसे ही चुनाव के दिन बटन दबाने की बारी आएगी, लोग अपनी चुप्पी है, जो उनके ऊपर जो साइलेंस आज इतने सालों से थोप के रखी है, वोट के जरिए वो उसका जवाब देंगे। अच्छा, ये बताइए कि अगर महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से उठ रही हैं तो उनका मुकाबला सीधे क्या मियां अल्ताफ अहमद से है या फिर गुलाम नबी आजाद से? देखिए, मुकाबला किसी के साथ नहीं है, हमारे को तो लोगों के पास जाना है। हमने इस सीट के ऊपर कई सालों से काम किया है, कई साल इसको रिप्रेजेंट भी किया है, मुफ्ती साहब ने रिप्रेजेंट किया है, मैडम ने इसको रिप्रेजेंट किया है। इसलिए मुकाबला किसी के साथ नहीं है, हमारा मुकाबला अपने साथ ही है। हमें लोगों के पास जाना है, उनके पास अपनी बात लेकर जाना है, और जो फैसला करने वाले हैं वो लोग हैं, और वो लोग देखेंगे कि किन्होंने पिछले 5 साल के अंदर 2019 के बाद उनके जो मुसीबतें हैं, उनके जो मसले पेश आए हैं, उसके ऊपर किसने बेबाकी के साथ अपनी आवाज उठाई है, और लोग फैसला करेंगे इसके ऊपर। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पीडीपी के स्पोक्स पर्सन मोहित भान।
कैमरामैन आफाक के साथ मैं काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। और श्रीनगर से पीडीपी के उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा है कि वो श्रीनगर की पार्लिमानी सीट पर सख्त मुकाबला देख रहे हैं, लेकिन इस चैलेंज को कबूल करना अच्छा होगा। पर्रा ने कहा कि पीडीपी ने हमेशा जरूरतमंदों की आवाज बनने का काम किया है और वो उम्मीद करते हैं कि लोग उन्हें पार्लियामेंट में अपनी नुमाइंदगी का एक मौका जरूर देंगे। पीडीपी ने अभी जो है वो अपने कैंडिडेट्स को अनाउंस किया है और हमारे साथ है वहीदुर रहमान पर्रा, जिनको श्रीनगर से जो है वो जो पीडीपी के कैंडिडेट रहेंगे उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह वो इस कॉन्टेस्ट को देख रहे हैं। देखिए, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो इस सिलेक्शन में होगा वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकले, वोट डालें, बिकॉज 5 अगस्त के बाद कश्मीर में काफ़ी खामोशी रही और पॉलिटिकल प्रोसेस एक स्टाल पे था काफ़ी। तो दिस इज़ मोर अबाउट गिविंग वॉइस टू पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लोगों को वो आवाज़ मिले जिसमें लोग 5 अगस्त के बाद अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करें। और ये एक बेहतरीन जमहूरी तरीका है कि लोग बाहर निकलेंगे, बात करेंगे और हम भी लोगों के पास जा नहीं पाए तो इस अपॉर्चुनिटी का हम एक फ़ायदा लेंगे ताकि पीपल शुड फील दैट दे बीइंग हर्ड। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो अदर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी अपना स्ट्रांग कैंडिडेट श्रीनगर से उठा रहे हैं, तो किस तरह का कॉन्टेस्ट देख रहे हैं? अच्छा, वो चैलेंजिंग तो है ही और डिलिमिटेशन के बाद बहुत डायनेमिक्स बदली है। खासकर पीडीपी पे तो बिल्कुल एक ऑनस्लॉट था, काफ़ी हमारे 40 लोग पार्टी से निकाले गए। तो हमारी सबसे बड़ी कोशिश यही होगी फिर से कि लोगों को वो आवाज़ मिले एंड दे फील दे आर बीइंग हर्ड, वेदर वी आर इनसाइड द पार्लियामेंट और वट एवर सिचुएशंस वी हैव बीन। तो अगर जहाँ पे भी कोई सख्ती हुई है, सिर्फ महबूबा जी और पीडीपी के जो कारकुनान हैं वो खड़े रहे लोगों के साथ, तो वो आवाज़ लोगों को मिलनी चाहिए, वही हमारी कोशिश है। रिएक्शंस क्या रहेंगे? That people should feel heard. Every question is not ignored. Nothing is being ignored. And जहाँ पे भी कोई मुद्दा हो, लोगों को लगे कि हमारे लोग, हमारे नेता या हमारी लीडरशिप, पीडीपी के जो लोग हैं वो हमारी बात कर रहे हैं। और बारामूला सीट से पीडीपी उम्मीदवार फयाज अहमद मीर ने न्यूज 18 JKLA से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि शुमाली कश्मीर शुरू से ही एक चैलेंज रहा है। उन्होंने कहा कि वो इस चैलेंज को कबूल करते हैं और इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लोग उन्हें दोबारा पार्लियामेंट में नुमाइंदगी का मौका देंगे। पीडीपी ने अपने कैंडिडेट्स जो है वो अनाउंस किए हैं और फयाज अहमद मीर जो है उनको बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो कॉन्टेस्ट करेंगे। हमारे साथ अभी वो मौजूद हैं, बात करेंगे किस तरह आप बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो है वो मुकाबला देख रहे हैं। देखिए, मुकाबला तो है, उसमें कोई दो राय तो है नहीं। अगर आप देखोगे 2019 में भी या उससे पहले भी बारामूला सीट पे तो हमेशा जो है हर एक पार्टी का अपना अपना एक अच्छा खासा काडर है, तो मुकाबला तो है। लेकिन इस बारी सिर्फ वही चीज नहीं देखनी है। इस बारी जो है 5 अगस्त 2019 के बाद मुझे लगता है कि खासकर जम्मू कश्मीर का जो है थोड़ा डिफरेंट रहेगा पिछले इलेक्शनों से। पिछले इलेक्शन में भी अगर आप देखोगे, खासकर नॉर्थ की मैं बात करूंगा, इंजीनियर रशीद साहब वहां खड़े हुए थे, अकेला था, एक सीट थी उनके पास, 1 लाख वोट उन्होंने लिया था। तो इसलिए नॉर्थ कश्मीर हमेशा से जो है चैलेंज एक रहता है हर एक के लिए। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्या ये पहले से ही आपको पता था कि आप वहां से कैंडिडेट होंगे या कोई प्रिपरेशन वगैरह आपने की? नहीं, देखिए, मुझे कोई पता नहीं था कि मैं कैंडिडेट होगा वहां से। पार्टी ने फैसला किया। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पूरी तरह से तैयार है और जो अपोजिट पार्टीज है वो भी स्ट्रांग कैंडिडेट जो है वो बारामूला से उठा रहे हैं, तो किस तरह का कॉन्टेस्ट आप देख रहे हैं? मैंने तभी अभी कहा आपको कि मेरे लिए ये एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन हमारी पार्टी की जो कारकर्दगी 2019 के बाद रही है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि लोग उसको देखकर हमारी पार्टी को वोट देंगे। प्रायोरिटीज क्या रहेंगे? प्रायोरिटीज जहां तक सवाल, देखिए, हमारे हजारों नौजवान जो है जेलों में है। हमारा जो छीना गया स्टेटहुड हमारा 370-35 से, इसी तरह जो इस वक्त खासकर जो कश्मीर में है अफरा तफरी है, डेवलपमेंट भी रहेगी, रोजगार लोगों का, बेरोजगार है लड़के, ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी। और कश्मीर में पीडीपी के उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के हवाले से बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि वादी में खुफिया तौर पर इत्तेहाद टूट गया है और वादी में तब्दीली का यह आलम है कि पार्टियां इंतखाबी मैदान में उतर रही हैं। 2019 से पहले बात हो रही थी कि इलेक्शन का बायकॉट किया जाएगा, अब यही लोग इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कश्मीर की तीनों सीटों पर बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो ऑलरेडी कंपेनिंग चल रही है जम्मू उधमपुर और जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, विद इन अ शॉर्ट टाइम हम कश्मीर की 3 सीटों की अनाउंसमेंट भी करने जा रहे हैं, चाहे वो राजौरी हो, चाहे वो
श्रीनगर वाली हो चाहे वो बारामूला नॉर्थ कश्मीर की सीट है, तीन की तीन सीटों पे हम बहुत विद इन अ शॉर्ट टाइम इनकी भी अनाउंसमेंट होगी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का काडर का ताल्लुक है, हम लगे हैं इलेक्शन की प्रोसेस में और हम इलेक्शन स्ट्रैटेजी और इलेक्शन कमेटियां सारी हमने तैयार कर दी है, वो इलेक्शन में लगी हुई है, कैंपेनिंग में लगी है। लेकिन अभी आपने देखा कि फेज वाइज जहां इलेक्शन हो रहे थे, इसलिए फेज वाइज ही जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उन्होंने कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट किए। जी, आपने कहा कि कैंडिडेट्स के बीजेपी ऐलान करने वाली है, तो क्या पीडीपी और एनसी के अलग अलग लड़ने से कश्मीर के अंदर बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, वोटर वही है, लोग वही है जिन्होंने पीडीपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2014 में रिजेक्ट किया और 2019 के बाद जिन्होंने पीडीपी और एनसी दोनों पार्टी को इरेलेवेंट कर दिया और रेलेवेंट रहने के लिए उन्होंने एक स्टेज बनाया था, जिस स्टेज का नाम उन्होंने गुपकार अलायंस बनाया था और वो गुपकार अलायंस भी अब टूट गया और लोग इस बात को अच्छी तरह के समझते, बहुत मैच्योर और बहुत पॉलिटिकली मैच्योर जम्मू कश्मीर के लोग हैं, खास मैं कश्मीर की बात करूं, वो इस बात को जानते हैं एनसी पीडीपी एक साथ लड़े या एनसी पीडीपी अलग अलग लड़े, भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी चुनौती नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है, चुनौतियों को पार करके चुनौतियों पे काबू पाना, चुनौतियों को एकदम एक्सेप्ट करना और चुनौतियों से निकल के जीतना, ये भारतीय जनता पार्टी की हिस्ट्री रही और ये हिस्ट्री हम कश्मीर में भी दोहराने जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर शिवसेना की एकनाथ शिंदे धड़े की इकाई ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों की हिमायत करने का फैसला किया है। न्यूज 18 JKLS से बात करते हुए पार्टी लीडर अश्विनी गुप्ता ने कहा कि पार्टी क़यादत की हिदायत के मुताबिक वो बीजेपी उम्मीदवारों की मुहिम शुरू करेंगे। शिवसेना एकनाथ शिंदे की तरफ से जम्मू कश्मीर में बीजेपी जो कैंडिडेट्स हैं लोकसभा के, उनको अपना समर्थन दिया गया है। इनसे जानेंगे, आपने बीजेपी को समर्थन दिया है और किस तरह से आप क्या उनके लिए कैंपेनिंग भी करेंगे हर जगह पे? हाँ जी, जैसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एकनाथ शिंदे जी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, कल उनका हमें संदेश आया कि आप बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनको सपोर्ट करो। और मैंने जुगल जी से भी मीटिंग की, डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी मीटिंग हुई मेरी। मैंने जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, मैंने सबको सुबह आज मैसेज दिया कि बढ़ चढ़कर आप बीजेपी का साथ दें और जहाँ जहाँ आप बैठे हैं बाहर आकर लोगों को समझाएं कि ये लोग जीत कर पार्लियामेंट में जाएंगे। जो हमारे कार्य जम्मू कश्मीर के रुके हुए हैं, इन्होंने मुझे वादा किया है कि बढ़ चढ़कर हम कार्य करेंगे। आपको लगता है कि जो बीजेपी पार्टी है और आपके जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं जिनको आपने कहा है, वहाँ किस तरह की रैलीज आप मिलके करेंगे, अलग से रैलीज करेंगे इनके लिए? नहीं, जैसे इनका हुक्म होगा हमें कि आप हमारे स्टेज पे आओ, हम उनकी स्टेज के ऊपर जाएंगे। जैसे बोलेंगे कोई रैली निकालनी है, हमारे साथ चलो, हम उनके साथ चलेंगे। वो जैसे कहेंगे डोर पे तो डोर जाना है, हम उनके साथ जाएंगे। उनका एजेंडा भी होगा, हमारा एजेंडा भी साथ में होगा, हम मिलजुल कर काम करेंगे। कितने आश्वस्त हैं आप इनकी जीत को लेकर? देखो, लगता तो ऐसा है कि पिछली तो बात 2-2, 2.5 लाख की सीटों में जीते थे। इस बार कुछ ज़्यादा लगता है जीतने का अनुमान। इसी कारण हमें हाईकमान से स्नेह, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी और हमारी शिवसेना का वहाँ गठबंधन है महाराष्ट्र के अंदर, और हमें मिलजुल कर अभी MP की सीटें भी हम मिलजुल कर लड़ रहे हैं वहाँ पर। तो इसी कारण वहाँ से संदेश आया कि आप जहाँ पर बीजेपी का साथ दो। तो देखिए कि अब बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे, शिवसेना एकनाथ शिंदे भी अब जम्मू कश्मीर में कैंपेन करेगी, लोगों के पास जाएगी, उनसे बीजेपी के लिए वोट मांगे जाएंगे। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और DPAP के तर्जुमान सलीम पर्रे का कहना है कि गुलाम नबी आजाद का कोई मुकाबला नहीं है, उनका कद बहुत बड़ा है। अनंतनाग में हमारा मुकाबला बीजेपी से है। अगरचे उन्होंने अभी तक इस सीट पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमारा मुकाबला बीजेपी जैसी मजबूत जमात से होगा। सलीम साहब, जिस तरीके से PDP ने आज कश्मीर की तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, उससे DPAP किस तरीके से देखें? देखें, इलेक्शन लड़ना किसी भी जमहूरी इदारे में, जमहूरियत में कोई भी पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है और कोई भी शख्स इलेक्शन लड़ सकता है। जहाँ तक PDP की बात है, ये सरप्राइजिंग न यहाँ के लोगों के लिए न हमारे लिए है। हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि इनके जो नारे हैं वो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए नहीं है, बल्कि अपनी कुर्सी के लिए और अपनी सियासत को बचाने के लिए है। अच्छा, ये बताइए कि गुलाम नबी आज़ाद का मुकाबला अनंतनाग में सीधा किससे है?
देखिए, मैं मानता हूं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब, अगर जम्मू कश्मीर की बात मैं हिंदुस्तान में अगर कहूँगा, बारी सगीर में कहूँगा, गुलाम नबी आज़ाद साहब का सियासी कद बहुत ऊंचा है। तो जब आप इलेक्शन की बात करते हो, इलेक्शन में मुकाबला होता है, उसमें दो राय नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब का अगर हम बहसीत वज़ीर आला उनके यहाँ काम देखेंगे, बहसीत वज़ीर जब वो सेंटर में थे, मुझे लगता है कि अगर आप वोटर से ये बात पूछें, मुझे नहीं लगता कि उनका कोई कंपैरिजन है। अगर यहाँ पर आप 1 to 1 हमारा मुकाबला यहाँ पर बीजेपी के साथ होना है, अनंतनाग राजौरी हो या डोडा किश्तवाड़ हो। डोडा किश्तवाड़ में हमारा सुरूरी साहब है, अनंतनाग राजौरी में हमारा नामजद कैंडिडेट गुलाम नबी आज़ाद साहब है। खबर ये भी आ रही है कि जो बीजेपी है वो बैकअप कर रही है गुलाम नबी आज़ाद को या फिर सज्जाद लोन को या फिर अपनी पार्टी को, अल्ताफ़ बुखारी को। उसका कितना फ़ायदा होगा? देखें, ये जो आपने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम बताएं, ये उनका इसका जवाब तो वो देंगे। जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, ये शोशाबाजी यहाँ पर वही लोग और वही पार्टियां छोड़ रहे हैं जो बीजेपी के टीम्स रहे हैं। चाहे आप चीफ मिनिस्ट्री की बात करें, चीफ मिनिस्टर यहाँ कौन बीजेपी के साथ रहे, यहाँ के लोग दानिशमंदाना है, अक्लमंद है, उनको पता है। जहाँ दूसरा आप फॉरेन मिनिस्टर रहे, किन के साथ रहे, वही शोशाबाजी यहाँ पर ये लोग करते हैं। जहाँ तक हमारी पॉलिटिकल पार्टी की बात है, डीपीएपी की बात है, हमारे कायद की बात है, ना हमारी पार्टी ना हमारे कायद ने बीजेपी के साथ कोई अलायंस किया है, ना आज किया है, ना हिस्ट्री में किया है, पास्ट में किया है। और आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, चाहे अनंतनाग राजौरी की बात हो या डोडा किश्तवाड़ की बात हो, दोनों जगह हमारा मुकाबला 1 to 1 बीजेपी के साथ है। बिल्कुल, शुक्रिया। तो ये थे स्पोक्स पर्सन डीपीएपी के सलीम परे। कैमरामैन शोएब के साथ मैं काज़ी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। चीन में काम करने के दौरान मजदूर को लगा करंट, गंभीर स्थिति में शख्स को इलाज के लिए कराया गया भर्ती। जामताड़ा पुलिस ने सुपाईडीह में अवैध शराब फैक्ट्री में शामिल धंधेबाजों के खिलाफ चलाया अभियान, डीसी के आदेश पर एसआईटी तस्करों को गिरफ्तार करने में जुटी पुलिस। गुबला के तेंदार गांव में जमीन विवाद में मारपीट में घायल व्यक्ति की मौत, महिला समेत 2 बच्चों का अस्पताल में चल रहा इलाज। गढ़वा की धुरकी थाने की पुलिस ने अवैध शराब की खरीद बिक्री करने वाले तस्करों के खिलाफ चलाया अभियान, 60 लीटर महुआ के साथ पुलिस ने तस्करों किया गिरफ्तार। विश्व हिंदू परिषद की पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का बयान, कहा राम मंदिर चुनाव का नहीं, राम मंदिर श्रद्धा का मुद्दा। अरवल के कोरथा थाना इलाके में युवती के साथ दुष्कर्म, आरोपी युवक को पकड़ने में जुटी पुलिस। पीएम मोदी 12 अप्रैल को जम्मू के उधमपुर डोडा लोकसभा क्षेत्र के मोदी ग्राउंड में करेंगे चुनावी रैली, जम्मू कश्मीर में यह उनकी तीसरी रैली। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस प्रमुखों के साथ की बैठक, कानून व्यवस्था और निगरानी को लेकर हुआ मंथन। सुंबल में स्वीप के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन, नए मतदाताओं को जागरूक करना रहा मकसद, एसडीएम सुंबल अमीर चौधरी ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। स्वीप नोडल ऑफिसर ने अनंतनाग का किया दौरा, सपना कोतवाल ने की कार्यक्रम की समीक्षा, मतदान करने वाले युवाओं से की मुलाकात। पुंछ के सुरनकोट में ठेकेदारों ने भुगतान न होने पर किया धरना प्रदर्शन, पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन, गुस्साए ठेकेदारों ने जमकर की नारेबाजी। पुंछ के तोतरिया गांव में तेंदुए की दहशत, गांव में तेंदुए ने 22 भेड़ बकरियों को मार डाला, 3 दिनों में तेंदुए का दूसरा हमला। पुंछ के बेतार नदी में अवैध खनन का विरोध, गुस्साए लोगों ने एडीसी से की मुलाकात, अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। पुंछ के मेंढर में शिक्षा विभाग ने किया विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन, सरकारी स्कूलों के छात्रों ने 50 मॉडल किए पेश, शिक्षा विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर रहे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि।
मेंढर के मानकोट में डीसी का दौरा, रामकुंड मंदिर होने वाले मेले का लिया जायजा, मंदिर कमेटी ने प्रशासन से की मांगे। पुंछ के सेडी ख्वाजा में तेज हवाओं से पुल से सोरन नदी में गिरी युवती, लोगों ने युवती को ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। जम्मू में बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों के लिए भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए हवन और पूजा पाठ का एहतमाम किया गया। इस तकरीब का एहतमाम बीजेपी अक़लियती मोर्चा ने किया। इस तकरीब में मुसलमानों, सिखों, हिंदुओं और दीगर बरादरियों के लोगों ने शिरकत की। न्यूज 18 जेके ने इस तकरीब के सिलसिले में लोगों से खुसूसी बातचीत की। बीजेपी माइनॉरिटी सेल की तरफ से आज विशेष पूजन और हवन का आयोजन किया गया है। मकसद यही है कि बीजेपी के जो लोकसभा कैंडिडेट्स हैं वो जो है वो जीत के सामने आए और उनकी जीत हो, उसी का जो है एक तरह से मन में विश्वास लेकर और ये कामना लेते हुए आज बीजेपी के माइनॉरिटी सेल की तरफ से विशेष पूजा हवन जम्मू में आयोजित किया गया है। हम आपसे जानेंगे, जो आपने ये आयोजन किया, आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट होगा और आपके कैंडिडेट जीत जाएंगे? हम में ये माना जाता है, और ये सिख कम्युनिटी की बात कीजिए या हिंदू कम्युनिटी की बात कीजिए, हम जब भी कोई शुभ कार्य आरंभ करते हैं तो हम अगर गुरुद्वारा में जाके वहाँ अरदास करवाते हैं, मत्था टेकते हैं। इसी तरह हमारे हिंदू रिलीजन में हमने कोई भी कार्य शुरू करना होता है तो हम उसके लिए हवन करते हैं, मंदिर में जाते हैं। तो इसी के संदर्भ में हमारी माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से ये एक विजय यज्ञ रखा गया है। विजय हमारी तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम हर शुभ काम के लिए भगवान को याद करते हैं, उसी के लिए आज हमने ये हवन रखा है। सभी हिंदू मुस्लिम जो सिख हैं वो इस हवन पूजन में सम्मिलित हुए हैं। हम आपसे जानेंगे, आप भी इसमें सम्मिलित हुए हैं, क्या कहेंगे? जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? जीत को लेकर मैं 110% हूँ कि 400 के पार इस बार हमारी जो है मोदी सरकार जो है 400 के पार जाना ही जाना है। और ये जो हवन की बात है, तो आज यहाँ हवन हो रहा है। कल भिटिंडी में हमारे आदरणीय मोदी जी के लिए कल बहुत कीमती रात थी। कल जो ऐसी रात थी कि जो भी मांगा जाएगा वो पूरा होगा। हमारे जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी थे जो मोदी जी को पसंद करते हैं दिल से और आगे आकर पसंद कर रहे हैं, उन्होंने भी यही दुआ किया है कि अब की बार 400 के पार। तो आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसपे आपको लगता है कि मोदी जी को आना चाहिए? क्या देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस के टाइम में मुसलमानों को गुमराह किया गया, मुसलमानों को आगे आने नहीं दिया गया, मुसलमानों को जाहिल रखा गया। वही काम मोदी जी ने किया। मोदी जी के आने के बाद एक मुसलमानों को आगे लाया गया, उनके बाल बच्चे को पढ़ाया गया। चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो, चाहे मुसलमान को नीचे रखने की बात हो, मोदी जी ने सिर्फ मुसलमान ही को नहीं, अदर जितने भी हमारे कास्ट हैं सबको एक साथ लेके चलने का उन्होंने प्रयास किया है। यही वजह है कि आगे आकर जो मुसलमान बीजेपी को पसंद नहीं करते थे, इनके कार्यशाली को देखते हुए मोदी जी के लिए वो आगे बढ़े हैं और उनका भी यही नारा है, अब की बार 400 के पार। आप क्या कहेंगे? आप सब सम्मिलित हुए हैं और हिंदू मुस्लिम एकता इस हवन में देखने में आई है, और आपको लगता है कि यही एकता है जो एक तरह से दृढ़ संकल्प आप लेकर ये पूजा हवन करवा रहे हैं? अभी जैसे कि हमारे स्टेट प्रेसिडेंट नवाज साहब ने और हमारे असद साहब ने बताया, हम यही कहेंगे कि मुझे ये लगता है कि ये हर काम के लिए अच्छे से शुरू की जाए, भगवान खुद वाहिगुरु का नाम लिया जाए। लेकिन जहां तक मोदी साहब का ताल्लुक है, मोदी साहब एक मैं कहता हूँ कीमती रूह है, जो एक दर्द रखता है। वो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। वो एक सेकुलर का झंडा लेकर चले कि तमाम कम्युनिटीज को लेके उनके लिए भेदभाव, बिना भेदभाव के काम किया। कोई भी मसला आता है, खास करके सिख कम्युनिटी के ही मसले थे, करतारपुर गेट हो, बाकी हो, मुसलमानों के लिए ट्रिपल तलाक हो, और कई मामला थे जो आपके सामने डिस्कस, जो आपको मालूम है। तो इसमें जो है बराबर के बराबर चल रहे हैं मोदी। और आप क्या कहेंगे? सब धर्मों के लोग जो हैं, चाहे सिख, ईसाई, मुस्लिम, सब इकट्ठे होकर इस हवन में सम्मिलित हुए हैं। आपको लगता है कि जो सबका साथ, सबका विश्वास की बात है वो यहाँ साबित हो? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं जो आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, और हमारे नवजोत सिंह नलवा जी माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट है, जैन जी है हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, और बाकी हमारे मुसलमान भाई ये भी माइनॉरिटी सेल में आते हैं। और हमारे नरेंद्र भाई जी ने कभी भेदभाव नहीं किया है, चाहे हिंदू हो,
मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका विकास, सबका साथ ये लेके हमारी पार्टी चल रही है। हम नलवा जी के समर्थन में यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे यज्ञ का प्रोग्राम रखा हुआ है कि 400 पार मोदी जी कह रहे हैं कि उनके जीत के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं और अवश्य जीतेंगे। तो 400 पार की जो है इस बार जो है सबको उम्मीद है और उसके लिए हवन जो है यहाँ पे आयोजित किया गया है। सभी लोग, सभी धर्मों के लोगों ने जो है इसमें सम्मिलित होके इस बात की कामना की है कि इस दफा जो भी कैंडिडेट्स बीजेपी के मैदान में उतरे हैं वो निश्चय ही जीत अपनी हासिल करें। कैमरामैन साबिर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। गोल्डी मीट मटन भी। सांबा में पुलिस ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किए। सुराग देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। आज से खुला रहेगा किश्तवाड़ सिंथन NHIDCL के अधिकारी रखेंगे निगरानी। सांबा पुलिस ने पकड़ा 3 बदमाश, धारदार हथियार किए बरामद। बांदीपुरा पुलिस ने परिबल हाजिर में ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। चरस प्रतिबंधित पदार्थ किए बरामद, ड्रग तस्कर की भी गिरफ्तार। बांदीपुरा में पुलिस ने किया 2 ड्रग तस्कर को गिरफ्तार, 5 और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीर पंजाल जोन के सदर जावेद अहमद राणा ने कहा है कि बीजेपी की नाकामी की तरफ यह पहला कदम है क्योंकि उनके पास अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने कहा कि मियां अल्ताफ के नाम के बाद बीजेपी घबराहट का शिकार हो गई है और किसी भी उम्मीदवार का ऐलान करने से पहले कई बार सोच रही है। राणा ने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भारी वोटों से ये इलेक्शन जीतेगी। राजौरी अनंतनाग हल्के से पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार मियां अल्ताफ के हक में इंतखाबी मुहिम तेज करते हुए उन्होंने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने मुल्क में जमहूरियत की मौजूदा हालत और बीजेपी ज़ेर क़यादत हुकूमत के तहत जमहूरी उसूलों के समझे जाने वाले इन्हितात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। राणा ने अवाम पर जोर दिया कि वो मुत्तहिद हों और जमहूरी नजरियात को बरकरार रखने वाले नुमाइंदों को मुंतखब करके इन मुतल्लिका रुझानात के खिलाफ एक मौक़िफ़ अख्तियार करें। बीजेपी का मैं कहूँगा कि ये एक उनका नाकामयाबी का पहला स्टेप है कि अभी तक उनके पास कैंडिडेट नहीं है। इतने कंफ्यूज हो गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पॉपुलरिटी को देख के, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वर्कर में कैडर्स में जो जोशो खरोश है उसको देख के बाकी तंजीमें जो है वो बड़ी परेशान है। तो इंशाअल्लाह ताला ये सीट जो है हम बड़ी भारी अक्सरियत से हम राजौरी अनंतनाग सीट हम इंशाअल्लाह निकालेंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर ये कहूँगा, आपने सवाल थोड़ा डिफरेंट किस्म का मुझे पूछा। मैं ये कहूँगा कि ये इलेक्शन जो है बड़ी अहमियत का इलेक्शन है 1952 के इलेक्शन के बाद, क्योंकि आज का जो इलेक्शन है वो एक रेफरेंडम मोदी साहब की सरकार करा रही है कि हमें 400 पार का नारा जो उनका है जो इंशाल्लाह कभी कामयाब। और बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान रजनी सेठी ने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुल्क दुश्मन करार देते हुए इल्जाम लगाया है कि ये सियासी जमातें पाकिस्तान के इशारों पर नाच रही हैं। उन्होंने कहा कि ये जमातें रियासत की तबाही के लिए जिम्मेदार हैं। रजनी सेठी ने देवसर कुलगाम में पार्टी की मीडिया टीम के साथ बातचीत के दौरान इन बातों का इजहार किया। हम लोग यही तैयारी कर रहे हैं कि इस बार कश्मीर के लोग बदलाव चाहते हैं। कश्मीर के लोगों को एनसी और पीडीपी की असलियत पता लग चुकी है। वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने जितने काम 2014 से लगातार लोगों के लिए किए हैं, इस कारण वो 2024 में भी मोदी जी को लाना चाह रहे हैं। तो यही देखने को मिला। बड़ी संख्या में आज महिलाओं ने यहाँ ज्वाइन किया जो दुखी थी, जिनको मिलिटेंट अटैक में जिनके पति की डेथ हो चुकी है। तो उनको हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि मोदी जी ऑलरेडी उनके लिए काम कर रहे हैं। चाहे आयुष्मान कार्ड की बात करूं वो उन लोगों को मिल रहा है, चाहे फ्री राशन की बात करूं वो उन लोगों को मिल रहा है। कुछ समस्या उनके पास है जो जुबैर भाई ने कहा कि एज ए अध्यक्ष वो उनको ठीक करेंगे। कश्मीर की जनता बदलाव चाहती है, कश्मीर की जनता एनसी और पीडीपी को उखाड़ फेंकना चाहती है और बीजेपी को लाना चाहती है। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैम, आपने अपनी स्पीच में ये एनसी और
पीडीपी को निशाना बनाया कि वो देशद्रोही है। आप किस एंगल से उन्हें देशद्रोही मानते हैं? मैं इस एंगल से देशद्रोही मानती हूँ। पिछले 70 साल में जम्मू कश्मीर की तबाही का अगर कोई कारण है तो वो। और पार्लिमानी नशिस्त राजौरी अनंतनाग की इंतखाबी मुहिम राजौरी में शुरू हुई है। डीडीसी मेंबर धांगरी रामेश्वर सिंह ने राजौरी के सरनो इलाके में इंतखाबी रैली का इनेकाद किया। रैली में एनसी जोनल सदर जावेद राणा, एडवोकेट चौधरी लियाकत, डीडीसी चेयरमैन नसीम लियाकत ने शिरकत की। पार्टी कारकुनों और लीडरों की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। इस मौके पर पार्टी लीडरों का कहना है कि हम ये इलेक्शन भारी मार्जिन से जीतेंगे। ये सीट जो राजौरी पुंछ अनंतनाग की है वो हमारे पीर मुर्शिद और मेरे लीडर मियां अल्ताफ साहब यहाँ से जीतेंगे। मैं आपको आज ही यहाँ से बता देना चाहता हूँ। यहाँ से मैं डीडीसी मेंबर हूँ डांगरी और चिंगिस ब्लॉक का। यहाँ से हमने आज शुरुआत की है और तमाम लोगों के जो जोश आपने देखे होंगे और मैंने भी देखे हैं। ऐसा लगता है कि एक सलाह आ चुका है और मियां साहब जो है, मियां साहब के आगे कोई भी कैंडिडेट टिक नहीं पाएगा। 10 साल हो गए उनको हिंदुस्तान में हुकूमत करते हुए, तो मैं समझता हूँ कि जो आइन के बुनियादी ढांचा है, सेकुलरिज्म है जो इस देश की, उसको उन्होंने खोखला कर दिया है। और अगले इस इलेक्शन के बाद उनके और ज्यादा खतरनाक अज़ाइम हैं, तो उनको रोकना वक्त की अहम जरूरत है और हम उसमें अपना भरपूर किरदार। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वाराणसी का दौरा किया। मुस्तर टीका शिकायत तकरीब में शिरकत की और इस मौके पर लोगों की भारी तादाद वहां मौजूद थी। अब की बार 400 पार का मिशन प्रधानमंत्री जनता के बीच रख चुके हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री की इस वक्त पहले चरण के मतदान के पहले देश भर में धुआंधार रैलियां हो रही हैं, जिनके जरिए प्रधानमंत्री 10 राज्यों के लाखों लोगों से सीधे जुड़ चुके हैं। बड़ी बड़ी रैलियों के साथ ही प्रधानमंत्री रोड शो के जरिए जहां जनता के बीच बीजेपी का कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास दिखा रहे हैं, वहीं विरोधियों के हर आरोप की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के उधमपुर हलके से लोकसभा से उम्मीदवार जीएम सरोरी ने बलिसा का दौरा किया। इनका कहना है कि डीपीएपी रियासत में वाहिद पार्टी एक ऐसी जमात है जो लोगों के जमान है और बीजेपी और कांग्रेस ने सिर्फ लोगों को धोखा दिया है और मजहब के नाम पर सियासत करके वोट हासिल किए हैं। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार लाल सिंह पर जवाबी हमला करते हुए कहा है कि ये लाल सिंह वही हैं जो भारतीय जनता पार्टी में वजीर रह चुके हैं और अब एजेंसियां इनका पीछा कर रही हैं। सरोरी ने कहा है कि लाल सिंह ने बहुत सारे सरकारी खजाने और सरकारी जमीन को भी लूटा है। लाल सिंह ने जंगल की जमीन पर कब्जा कर लिया है। उनके इदारे जंगल में चल रहे हैं और जम्मू में रियासती जमीन के साथ साथ इनके कॉलेज चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, इसलिए अब वो कहीं नहीं जा सकते। एजेंसियां कड़ी निगरानी कर रही हैं। सरोरी ने कहा कि डीपीएपी बीजेपी की बी टीम नहीं बल्कि बी टीम नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसकी हलीफ जमातें हैं, जिन्हें हम माजी में भी देख चुके हैं। लाल सिंह तो कुछ भी कहे, उससे परसों लोगों को आप पत्रों वोट दे दो नहीं तो दसेंगे, उसे डरा धमका के लोगों को लाए। नंबर 1। नंबर 2 ये बात है कि लाल सिंह खुद बीजेपी का मिनिस्टर रहा है, उसके रग रग में बीजेपी भरी है और उसके साथ साथ लाल सिंह ने जो कारनामे किए, बद कारनामे किए, दागदार है वो, आईडी उनके पीछे पड़ी है, वो दूसरों को क्या बताएगा। आजाद साहब की एक हिस्ट्री है, 22 साल आजाद साहब के पीछे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टूलिप, हज हाउस, यात्री भवन, क्या ये सड़कें और इनका 1300 करोड़ का कंपनसेशन, ये तो सब उसके वक्त में बना। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। और लाल सिंह का तो सवाल है, देख लीजिए 10 साल जो है उसने अपना एएमटी स्कूल बनाया, दिल्ली पब्लिक स्कूल बनाया, 250 कनाल में अपना बाग बनाया और जमीनें गुजरों से खुले साड़ के जला के और उसके बाद अपना घर मकान। उमर अब्दुल्ला साहब अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में मिनिस्टर रहे। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ तो उमर साहब ने और उसे शरीफुद्दीन शारिक ने वोट दे दिया बीजेपी को। शहाबुद्दीन सोल साहब ने नहीं दिया तो उसको पार्टी से निकाला। और उसके बाद जब 370 खत्म हुआ, पहले दिन बाप बेटा और मसूदी साहब वहाँ उसको मोदी साहब को मिले, प्राइम मिनिस्टर को मिले और उसके बाद आज से कबल एक हफ्ता वो रात को 11 बजे उनसे मिलते हैं। उनका तर्ज अमल ऐसा, उन्होंने कहा कि ये पीएचडी तोड़ दो तो तभी तोड़ी होगी। इनका मालूम नहीं है कि ये किसके साथ है। जब ये कहते हैं दूसरे को आप बी टीमों, इन्होंने जब महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के साथ
गठजोड़ किया, हुकूमत बनाई, जो PhD में जुड़ गई तो वो साफ हो गई। उसके बाद ये जो सजाद गनी लोन साहब है वो मिनिस्टर थे बीजेपी के, उसके बाद जब PhD के साथ रहे वो तो स्पोक्स पर्सन रहे, वो किसकी बात कर रहे हैं? वो सारा झूठ। पहले लोगों को रायशुमारी का नारा दिया तो झूठ, उसके बाद पाकिस्तानी निमक को सब्ज रुमाल दिखाया झूठ, उसके बाद अटानमी दिखाई तो झूठ, उसके बाद सेल्फ रूल PDP ने दिखाया सब झूठ। ये सब झूठ करते करते अपनी कुर्सी बचा लेते। आज लोग समझ गए हैं, लोगों ने उनको लड़कारा है, लोगों ने उनको। और जिला डोडा के सब डिवीजन ठाठरी के गांव तंता के लोगों ने इंतजामिया और BDO खारा के खिलाफ एहतजाज किया। इनका कहना है कि 2 साल कबल MG नरेगा में काम किया था, लेकिन अभी तक उन्हें अदायगी नहीं मिली है। 2 साल कबल काम किया था, अभी तक अदायगी नहीं मिली। उनका कहना है कि गांव वालों ने इस लोकसभा इलेक्शन 2024 का बायकॉट करने का फैसला किया है। एहतजाजियों ने कहा कि हमने बार बार इंतजामिया से ज़ेर इल्तवा अदायगी जारी करने की अपील की है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई भी मुस्बत जवाब नहीं मिला गया। एहतजाजियों का कहना है कि ईद उल फितर में बस कुछ ही दिन है, लेकिन अभी तक हमारी अदायगी हमारे अकाउंट्स में नहीं भेजी गई है। एहतजाजियों ने अदायगियों को जल्द वागुजार करने की मांग की है। मांग पूरी न होने की सूरत में पूरे गांव ने इंतखाबात का मुकम्मल बायकॉट करने का फैसला कर लिया है। यहाँ तो 100% लोग मजदूर हैं और अफसोस की बात यह है कि 2 साल से हमें MG नरेगा में काम कर रहे हैं लोग, किसी को पेमेंट ही नहीं पड़ रही है, किसी को 10 दिन पड़ते हैं, किसी को 15 दिन, किसी की डिमांड ही नहीं है, किसी को बहाना करते हैं कि ये आधार लिंक नहीं है, किसी को 4 या 5 दिन रह गए ईद को। ईद के लिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पे भरोसा होता है कि हम पैसे निकालेंगे, ईद मनाएंगे, गरीब लोग हैं, मजदूर तबका है। वोटों की बात आती है, वोट तो क्या बोलते हैं मेंबर से लेकर मोदी तक डाले हैं, आज तक डालते रहे। तो ये MG नरेगा नहीं मिलता है। ईद के लिए बहुत इंतजार था, बहुत उम्मीदें थी, बहुत कुछ करना था। गरीब लोग हैं, 100% मजदूर लोग हैं और मजदूरी की है, नरेगा किया है, काम किया है। और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 166 बटालियन की तरफ से बानिहाल में शहरियों के लिए शाम के खाने पर इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। CRPF के कमांडिंग ऑफिसर हरज्ञान सिंह गुर्जर ने तमाम अफसरों और जवानों की जानिब से लोगों को रमजान की मुबारकबाद पेश की। इस तकरीब में बानिहाल के ताजिरों, सरकर्दा शहरियों, पंचायती नुमाइंदों के अलावा DDC काउंसलर इम्तियाज अहमद खानडे, SDM बानिहाल रिजवान असगर, SDPO मंजीत सिंह, DSP ट्रैफिक मोहम्मद असगर मलिक, तहसीलदार बानिहाल इम्तियाज अहमद, SHO आशिक बुखारी, डॉक्टर फारूक अहमद वगैरह मौजूद रहे। मुफ्ती रियाज अहमद ने मगरिब की नमाज बाजमात अदा कराई और पूरी रियासत की सलामती, खुशहाली और अच्छी सेहत के लिए दुआएं की। दौरान शब गौरीपुरा अवंतीपुरा में भयानक आग की एक वारदात में गुजर बकरवाल हॉस्टल की एक इमारत खाकस्तर हो गई। हॉस्टल में लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ। इत्तलात के मुताबिक आग करीबन 11 बजे नमदार हुई। फायर सर्विसेज की बरवक्त कार्रवाई से आग को काबू पा लिया गया, लेकिन आतिशज़दगी में एक इमारत पूरी तरह खाकस्तर हो गई और इस पर तलबा की किताबें और बिस्तरे समेत दीगर असबाब भी जलकर खाक हो गए। तहसीलदार अवंतीपुरा शकील अहमद ने हॉस्टल का दौरा करके नुकसानात का जायजा लिया। इस वारदात में किसी भी जानी नुकसान की कोई खबर मौसूल नहीं हुई है। कल रात 11 बजे बिल्डिंग में आग लगने की वजह से चूँकि हमें उसी वक्त इन्फॉर्मेशन मिली तो SHO साहब, SDPO अवंतीपुरा, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ फिर उसी वक्त यहाँ मौके पर पहुँची। विदिन 10-15 मिनट्स आग पर काबू पाया गया। यहाँ पर चूँकि हॉस्टल बना हुआ है, रिसेंटली हॉस्टल बना हुआ है जिसको ऑनरेबल गवर्नर ने इनाग्रेट किया था। इसकी जो ये एक बिल्डिंग है ये बैक साइड में है, 3 इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो इसके हैं ये अगली तरफ है। तो ये जो बैक वाला स्ट्रक्चर है इसमें आग लगने के कारण जो इसके अंदर बेडिंग्स वगैरह थी, बच्चों के बुक्स वगैरह थी, बच्चों के कपड़े वगैरह थे वो इस आग की जद में आ गए। चूँकि अभी रात में ही मेरा पटवारी साहब सुबह ही पहुंच गए थे, लम्बरदार चौकीदार वगैरह सब लोग, मैं भी खुद आया। तो इंशाल्लाह रहमान हम रिपोर्ट अभी डी साहब को भेज देंगे और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन तक होगा इंशाल्लाह रहमान हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि इसमें। और महकमा सियाहत करगिल ने 3rd एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल के बैनर तले गारकोन गांव में एप्रिकॉट ब्लॉसम चोली मेंदोक और फेस्टिवल का पहला प्रोग्राम मुनक़िद किया। कारकोन और इसके पड़ोसी गांव जिले में आला किस्म की खुबानी पैदा करने के लिए काफ़ी मशहूर हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म करगिल रहमतुल्लाह भट्ट मेहमान खुसूसी मौजूद रहे और असिस्टेंट टूरिस्ट ऑफिसर रसूल लाल, एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर लेह रमनदीप सिंह सानी और इंडियन आर्मी के अफसरान कर्नल राजेश साहू, कर्नल अमान मेहता, कर्नल दिनेश तनोर, इंचार्ज पुलिस चौकी दर्जकिस
और अब्दुल कयूम ने प्रोग्राम में शिरकत की। इसके अलावा मुतअद्दिद कौमी और बैन-अक़वामी सयाहों, ब्लॉगर्स, गाँव की कम्युनिटी के अफराद, लोक फनकार और देहाती भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर खिताब करते हुए AD टूरिज्म करगिल ने सकाफती तौर पर अफजूदा प्रोग्रामों की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने इस तरह के खित्तों में सयाहत के इम्कानात को उजागर किया जहाँ ज़बान, सकाफत और नस्ल में तनावुर दुनिया में मुनफरिद तौर पर नुमायां है। और लोकतांत्रिक का असल तंत्र की थीम के तहत ओल्ड बस स्टैंड डोडा में एक नुक्कड़ नाटक का इनेकाद किया गया। लोगों की बड़ी तादाद ने नाटक टीम की कारकर्दगी का मुशाहदा किया। डोडा में स्वीप पहल के तहत मुनक़िद होने वाले इस प्रोग्राम का मकसद वोटरों की तालीम, बेदारी और जमहूरी अमल में शिरकत को फ़रोग़ देना है। इस मुहिम के दौरान जमहूरियत की बुनियादी अक़दार और शहरी मशगूलियत पर जोर दिया गया। शहरी मसरूफियत की एक मुतहरिक नुमाइश में नुक्कड़ नाटक की टीम ने मौसर लीडरों के इंतखाबात के मयार पर एक फ़िक्र अंगेज़ खाका पेश किया। दयानतदारी, जवाबदेही, हमदर्दी और विजन पर जोर देते हुए कारकर्दगी का मकसद सामईन को बाखबर वोटिंग के इंतखाब की तरफ आगाह करना और इनकी हौसला अफजाई करना है। आपको पता है 19 तारीख को बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है डोडा ज़िला के लिए और उस दिन यहाँ पे पोलिंग होने जा रही है जनरल इलेक्शंस के लिए। तो उसी के तहत आज एक स्वीप एक्टिविटी में हमने कलाकार जो हमारे आए थे जम्मू से, वो एक नुक्कड़ नाटक के ज़रिए, क्योंकि संडे मार्केट लगी है, हमारे दूर दूर से लोग आते हैं, तो नुक्कड़ नाटक के ज़रिए वो एक मैसेज दे रहे हैं कि हम सब हर किसी को ब्लेम करते हैं कि मॉल एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे वो गलती है, बट अपना वोट डाल के आप अपनी मर्ज़ी की सरकार बना के अपनी तरह से सुशासन करवा सकते हैं। तो ये एक अहम जिम्मेदारी भी है और एक अहम पावर भी है। आम इंतखाबात के लिए भरपूर मुहिम जारी है। पार्टियां वोटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जह करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। ऐसी सूरत हाल में वोटर्स के इंतखाबात, पार्टियों और उम्मीदवारों के बारे में क्या राय है, वो क्या करते हैं और क्या चाहते हैं, क्या तवक्कुआत हैं, वो किस पार्टी और उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं, न्यूज़ 18 JKLH नुमाइंदे मुनीर हुर्रा ने इन लोगों से जानने की कोशिश की। जैसा कि सब जानते हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन की तैयारियां ज़ोर शोर से हैं और नुमाइंदे फार्म भर रहे हैं और रैलियां हो रही हैं और लोगों को अपनी जानिब लुभाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। आइए चलते हैं, हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, इनसे हम राय लेंगे कि आने वाले इस पार्लियामेंट इंतखाबात में किस पार्टी को वो चुनेंगे और किस उम्मीदवार को, उनका कौन सा पसंदीदा उम्मीदवार है और कौन सी पसंदीदा पार्टी है और किसको ये वोट देंगे। आइए चलते हैं, उनके तासुरात सुनते हैं। अब पार्लियामेंट के इलेक्शन की बात है, लोग चाहते हैं एक चेंज आनी चाहिए यहाँ, और जो बेहतर लीडर होगा उसको लोग इस वक्त वोट देंगे। वो सोच समझ के अपना वोट दे देंगे उसी लीडर को जो लीडर बेहतर होगा। वोट देंगे, हमने फैसला किया है, वोट उसको देंगे जो काबिल होगा। अभी क्या फार्म जब भरेंगे वो तो जब सामने आएंगे तभी पता चलेगा ना कौन काबिल है। अभी तो पता ही नहीं है कौन फार्म भरेगा, कौन मैदान में आएगा। हमारा जो लीडर है बशारत बुखारी साहब, वो बताएंगे आपको। एनसी के अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। जो भी करना है एनसी के लिए करना है। उन लोगों ने काम नहीं किया, लेकिन वो यहाँ की लोकल पार्टी है। ये हमारी एक कश्मीरी में एक कहावत है कि अगर पनु मारते तो शीलस। बस बीजेपी से सारे को असल ये लीडर मोदी जी, अमित शाह, तमाम अमित शाह ब्या बीजेपी कमाई गसन बस बी तमो कर गरीबन खतर सठा कह हर अंद तोमुल तो फ्री बाकी जानक ना कहें, मगर मोदी जी कर सो असल गरीबन खतर कर तमी हुकूमत आसान सह गरीबन कर मदद। यह दुत PDP ने पोज वन यह दुत PDP वोट कत बारस मज त्रा जनतो असल सेवा कर तुम त्रो अगर नसीब अगर ना तो कुछ कत लायक कुछ काबिल त्रो वोट इस लूकन कर वोट बाकी वस सारी मोहत परस्त तमाम मोहत परस्त PDP PDP तमाम काम कर पार्टी असल नेशनल उमर अब्दुल्ला अमो कर ब्रो असल बार यम सात अम पे गिर आय बदल बदल तो अम हे तमन सत वुतर तमन सत क्या ना तसली गमत
मे तसली गई तम मजूर तो मजूर लार लारे तो मजूर बन लार लारे इसलिए मे तसली गई मे त्रा वोट वह लट सानो गो त्रा अगर बह नबर कुन जाए तो मजूर मगर सन गरिक त्रा पान जान मारा अस द्राव तम पे फायदे कह त्रो बीजेपी से फिलहाल अद क्या बत तो मुफुत गोल्डन कार्ड तक चंदस केसी से तरह वो क्या गुम मे बसान नेशनल कर सारे असल कम तो सरकार के नेशनल चीन तकरीबन ती पास कुम सान लुटेर तम मैदान तेल क्या फायदे त्रा ठीक। मेरा वोट उस बंदे को जाएगा जो मुझे लगेगा अच्छी तरह से मेरी रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली करेगा, उसको मेरा वोट जाएगा। किस पार्टी का रुझान क्या रहेगा, मंशूर बदलते रहते हैं। बस बीजेपी से मान सी त्रो आव आराम अम आराम आव वुन फर्सत रोजदारी नाज़रीन, लोगों ने अपना मिला जुला रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ पार्टियों का नाम लिया है जिन्होंने इन पार्टियों के साथ हामी भरी है और कुछ लोगों ने इनकार कर दिया है और कुछ लोगों ने नाराज़गी भी जताई है। और इस तरह आने वाले इंतखाबात में ही ये देखा जाएगा कि किस पार्टी का पल्ला जो है वो भारी रहेगा और कौन सा लीडर जो है कुर्सी का दावेदार बनेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं क्रीरी पटन से मुनीर हुसैन। और गुजर बकरवाल तबके के लोगों ने अवंतीपुरा में महकमा जंगलात के खिलाफ खामोश से एहतजाज किया। इनका कहना है कि वो खेतों में मकई के बीज बोने गए थे लेकिन महकमा जंगलात के मुलाजिम ने इन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इनका कहना है कि किसान काफी परेशान हैं। इन्होंने महकमे से इस सिलसिले में मुदाखलत की अपील की है। हमारा मसला ये है कि बटनूर और कारामूला और पंजड़, बसमई, नोगड़ी, पिंगलिश, नारस्तान, सतरू, मछामा, जराड़ियाहार, वहाँ से सब गुजर है जी। जंगलात वाला बोलते हैं इसमें धान मत लगाओ, मक्की मत बीजो जी। गुजर लोग कहाँ जाएंगे, वे रोब दाब देते हैं ये ज़मीन छोड़ दो जी। हमारे पर बहुत जुल्म हो गया, ये जुल्म इंसाफ चाहिए हमको। हम गुजर लोग कहाँ जाएंगे। हमारी अपील है गवर्नर साहब से, हमारी अपील है मोदी साहब से जी। वे बोलते हैं जहाँ गुजर बकलाल की एक बकरी चलेगी वहाँ गुजर बकलाल की ये पूरी वो बन जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। और एसएसपी कुपवाड़ा शोभित सक्सेना ने अफसरान की टीम के हमराह कुपवाड़ा कस्बे का दौरा किया। इस दौरान ईद उल फितर के पेश नज़र ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अफसरान को हिदायत दी गई। इन्होंने कहा कि ईद के मौके पर लोगों को बेहतर और कीमतों को एतदाल में रखकर अशिया फरोख्त करनी चाहिए ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस बार हम लोगों ने पिछली बार से ज़्यादा रश देखा ईद के टाइम पे, इसलिए ये इंतज़ाम किया है कि जो ये पूरा मार्केट वाला इलाका है, बस स्टैंड वाले चौराहे से लेके शहीदी चौक से लेके ये एलईडी वाला चौराहा और आगे वापस बस स्टैंड तक, वो पूरा एरिया हमने वन वे किया है। तो इससे ये है कि स्मूथ मूवमेंट है ट्रैफिक का, लेकिन धीरे धीरे लोग इसको समझ रहे हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन मेरी लोगों से यही अपील है कि अगर हम इस तरह से स्मूथ ट्रैफिक रखेंगे और जैसे ये पार्किंग स्पॉट है इसका इस्तेमाल करेंगे, और जो रेडी वाले हैं उनसे भी हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट की है म्युनिसिपल कमेटी के थ्रू कि अपनी रेडियां वो लोग एक तरीके से सलीके से रोड के साइड में लगाएंगे तो ये सारा रास्ता काफ़ी हमें खुला हुआ मिलेगा। इसमें जो हमारे SHO साहब हैं इशाक साहब और जो DO बाज़ार हैं अजहर, वो लोग काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं तो ट्रैफिक मूवमेंट बहुत स्मूथ रहता है। जो हमारे लड़के हैं वो सवेरे 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जो के लिए इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।